गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग न्यायालय पढ़ रहे थे, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि हम न्यायालयों को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ चुके हैं, अब उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक है। ठीक है, और जो कुल भारत में उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या है, ठीक है, 25। कुल 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो है अमरावती, और ये है किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती में स्थापित है। जो 25वां है ये 2019 और 20 में स्थापित हुआ था। ठीक है, यही से अंतिम है। इसके पहले 24 थे और अब 25 हो गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम। यानी इसे जो उच्च न्यायालय है ये भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होंगे। ये 14 में कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, कोलेजियम, ठीक है, की सलाह पर। कोलेजियम जो है एक संगठन है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ जो है सीनियर न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं। ठीक है, वर्तमान सरकार ने कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की कोशिश की थी। ठीक है, जिसे अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको फिर से इसके विषय में एक बार बताऊंगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है लेकिन न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, और ठीक है, एक तरफ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसमें कि 58 न्यायाधीश हैं, सबसे ज़्यादा। और दूसरी तरफ है गुवाहाटी जैसे न्यायालय हैं, ठीक है, जो जिनमें कि मात्र 3 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि इनमें जनसंख्या के अनुसार या कुछ जहाँ पर जब भी राष्ट्रपति चाहें तो न्यायाधीशों की संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 222 के अंतर्गत न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इनके स्थानांतरण की व्यवस्था 222 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। ठीक है, अनुच्छेद 226 याद है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को है और 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, और अनुच्छेद 231 ये कहता है कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जरूरत पड़ने पर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ जो न्यायालय है, ठीक है, उसमें चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये 3 राज्य आते हैं। इसी तरह से और कई राज्य हैं, यानी कई जो वैसे मूलतः 4 हमारे उच्च न्यायालय अब बचे हैं जिनमें कि एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सम्मिलित हैं। अन्यथा लगभग सभी राज्यों को क्या मिल गया है? अपना उच्च न्यायालय प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद 31 में ही समाप्त हो जाता है और यही व्यवस्था करता है कि एक न्यायालय, ठीक है, वो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। फिर आती है योग्यताएं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। ठीक है,
और 2010 में, ठीक है, ये उम्र क्या निर्धारित कर दी गई है, 65 वर्ष, लेकिन अभी ये संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रस्तावित है। जब लागू हो जाएगा तो 65 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी उस यानी कि एक या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार की कुछ योग्यताएं क्या हो, मिलती जुलती योग्यताएं हैं किसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, ठीक है। शपथ, ठीक है, तो यह जो है यानी कि जो इसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष, ठीक है, क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। उसी राज्य की, ये नहीं कि दूसरे राज्य के राज्यपाल के समक्ष, ठीक है, शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वेतन और भत्ते, ठीक है। वेतन और भत्ते इसमें आता है, ये हर एक राज्यों के लिए निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और अनेकों प्रकार के भत्ते प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है त्यागपत्र। राष्ट्रपति को संबोधित करके किसी भी समय एक अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है, 62 वर्ष की उम्र के पहले। फिर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें लोकसभा और राज्यसभा में पारित बहुमत के द्वारा इन्हें अपदस्थ भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कार्य और शक्तियाँ आती हैं। उच्च न्यायालय के कुछ कार्य हैं, ठीक है, या शक्तियाँ हैं, जैसे आरंभिक क्षेत्राधिकार, और ये लगभग लगभग वही है, हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे पढ़ने में हमें आसानी होगी। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसे मामले जो सीधे सिर्फ उच्च न्यायालयों में लाए जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में जिनकी सुनवाई नहीं होती, ठीक है, वो इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे संवैधानिक मामले आते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि किसी राज्य यानी कि कहीं पर राज्य में राज्य सरकार क्या कर दी जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है, और जब राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हाई कोर्ट में सीधा अपील की जा सकती है, ठीक है, तो संवैधानिक मामला होता है, ठीक है। कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो वहाँ पर भी ये, ठीक है, हाई कोर्ट में सीधा चले जाते हैं। पागलों की संपत्ति संबंधी मामले, मौलिक अधिकार आदि संबंधी मामले जो है इसमें सीधे आते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार 226 के अंतर्गत, ठीक है, यानी हाई कोर्ट के अंतर्गत सीधे अपीली क्षेत्र यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अपीली, यानी कि ऐसे वाद या निर्णय जिनसे लोग क्या नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। तो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में, जिसमें लोग क्या ना हो, इसमें लोग संतुष्ट ना हो, ठीक है, वो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अधीनस्थ न्यायालय को एक क्या देना पड़ता है, ठीक है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ठीक है, कि आप जा सकते हैं, 2 महीने के अंदर इतने समय में जा सकते हैं। और मृत्युदंड के मामले में यहाँ पर क्या नहीं है, ठीक है, प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो कहाँ पर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फिर है रिट अधिकारिता, जानते हैं 226 ऊपर बता चुका हूँ, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है, कौन, उच्च न्यायालय भी, और वही रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और रिट के विषय में यदि आप लोगों को पढ़ना है तो मौलिक अधिकार संबंधी क्या करिए, वीडियो देखिए, उसमें आपको रिट के संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं और 5 प्रकार की रिट हैं, कब कब जारी की जा सकती हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है प्रशासनिक अधिकारिता, मतलब कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसे प्रशासन करने का, यानी कि अपने और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासन देखने के लिए, ठीक है, ये अधिकारी होता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण, अधीक्षण का मतलब हुआ है देख रेख करने, यानी प्रशासनिक अधिकारिता क्या करता है, रखता है। ये हो गए उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय 214 से लेकर के 231 तक। नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल, वेतन भत्ते 2.5 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए, ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, ठीक है, ये त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देते हैं, ठीक है।
आरंभिक क्षेत्राधिकार जो सीधे उच्च न्यायालय में नहीं लाए जा सकते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार जो अपील के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। रिट अधिकारिता 226, प्रशासनिक अधिकारिता, ठीक है, ये आती है। इसमें भर्ती वगैरह सब कुछ आता है। एपीओ, ठीक है, आरओ, एआरओ, इन सब की भर्तियां क्या करते हैं, ये यानी कि करते हैं। इसके बाद आता है, ठीक है, थोड़ी बहुत वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन इतना पढ़ सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था बहुत ही, ठीक है, थोड़े भाग में की गई है, अनुच्छेद 233 से लेकर के और 237 तक, ठीक है, की गई है इसी भाग 6 में। इसमें 233 के अंतर्गत आता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, और 234 में आता है अन्य न्यायाधीशों और जो है ना कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की जाती है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं, दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट जिसे बोलते हैं। इसमें संपत्ति संबंधी यानी चल और अचल संपत्ति संबंधी मामले, ठीक है, दीवानी न्यायालय में सुने जाते हैं। आपराधिक न्यायालय यानी जिसे फौजदारी बोलते हैं, ठीक है, इसमें चोरी, हत्या, बलात्कार आदि इस तरह के जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक आदि जो है क्या चीज़ पहुंचाया गया, आघात पहुंचाया गया हो, ठीक है, फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है राजस्व या रेवेन्यू न्यायालय, ठीक है, तो राजस्व न्यायालय लगान से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे जो छोटा अधिकारी होता है वो नायब तहसीलदार होता है। यहाँ से फिर एसडीएम, तहसीलदार, फिर एसडीएम और फिर जिलाधिक यानी जिला स्तर पर क्या होता है, ठीक है, ये तहसील स्तर पर होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जिला स्तर पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के न्यायालय हो गए, दीवानी संपत्ति संबंधी, आपराधिक यानी कि फौजदारी, चोरी, हत्या, बलात्कार आदि संबंधी, राजस्व यानी रेवेन्यू, तो ठीक है, यानी कि लगान संबंधी जिसमें नायब तहसीलदार, ठीक है, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार आदि आते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है लोक अदालत, ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा एक जो है यानी कि क्योंकि भारत में छोटे छोटे बातों को लेकर के न्यायालयों में बहुत बड़े क्या चीज़ हैं, यानी कि बहुत संख्या में वो मुकदमे जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे मुकदमे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आपस में बैठ करके यानी कि उन्हें आपस में, ठीक है, समझौते के द्वारा उन्हें हल किया जा सकता है। तो इसी के लिए इसी का यानी कि इसी को आधार मानते हुए 1987 में, ठीक है, एक, ठीक है, अदालतों की यानी अदालतों का गठन किया गया जिसे लोक अदालत कहा जाता है, ठीक है। इसमें इसका संशोधन 2002 में किया गया, कुछ और भी उसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। इसमें मैत्रीपूर्ण समझौते के द्वारा, ठीक है, जो भी मामले होते हैं उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत उसमें निर्णय हो जाते हैं, ना तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ज़्यादा और ना ही क्या होता है वकील वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो लोक अदालतों का लेकिन इसकी खासियत यह है कि लोक अदालतों के निर्णय जो होते हैं इनके यानी निर्णय जो हैं अंतिम होते हैं, ठीक है, इनके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। और ये हर तरह से होते हैं, दीवानी भी हो सकते हैं, फौजदारी भी हो सकते हैं, राजस्व संबंधी भी हो सकते हैं, ठीक है, पारिवारिक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्णय यहाँ पर हो गया है इसके बाद जो है वो नहीं, यानी कि इसके खिलाफ फिर दूसरे अदालतों में कहीं पर भी जो है ना जा करके और फिर जो है अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो हर एक जिला न्यायालय यानी जहाँ जिला न्यायाधीश बैठता है तो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, लोक अदालत हर एक मास की यानी हर एक महीने की शायद अंतिम तारीख को लगता है या अंतिम तारीख के पहले जब भी जो वहाँ का जिला न्यायाधीश क्या करे, ठीक, निर्धारित करे, तब क्या होता है वहाँ पर लोक अदालत लगती है। और वहाँ बहुत से मामले, ठीक है, बहुत से मामले जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उनमें कोई वो नहीं है, जैसे बाइक का चालान हो गया, गाड़ियों का चालान हो गया, पारिवारिक मामले हो गए, ठीक है, इन्हें सबको क्या चीज़ किया सकता है, आसानी के साथ इनको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो और लोक अदालत में क्या हो जाते हैं हल कर, इसे समझ लीजिए कि एक तरह से ये क्या चीज़ है, पंचायतें ही हैं। जैसे पहले पंचायतें होती थी, बैठ करके सब लोग यानी कि निर्णय कर देते थे, ठीक है, और लोग मान करके और फिर चले जाते थे, उसके बाद कहीं पर अपील नहीं की जाती थी,
उसी तरह से यहाँ पर भी जो निर्णय होते हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। बस यहाँ ये है, अधीनस्थ न्यायालय से शुरुआत होती है। अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट ना हो तो कहाँ जाइए? उच्च न्यायालय जाइए। उच्च न्यायालय से संतुष्ट ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय जाइए। यही है आपका अपीली अधिकारिता। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि भारत की न्यायिक प्रणाली जो मैंने आपको शुरुआत से समझाई थी वो समझ में आ गई होगी। और ठीक है, हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि लोक अदालत जो है इसमें 5 लाख तक के, ठीक है, रेवेन्यू के अनुसार देखा जाए तो 5 लाख तक रुपए तक के मामलों को क्या करता है, ये देखता है। ठीक है, अब आशा है कि आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, लोक अदालत, ठीक है, ये सभी समझ में आगे होंगे। और आप लोग अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, यही मैं आप लोगों से हमेशा क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट हमारी भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका अपना चैनल है ये। और साथ ही साथ लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ करके और अपना अध्ययन जारी रखें। ठीक है, अपनी तैयारी करें। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ठीक है, अपने छोटों का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय।